मतलब जब भी हम समय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक घड़ी की टिक टिक या फिर दीवार पर टंगे कैलेंडर के पन्ने? हाँ, या फिर वो साइंस फिक्शन वाली कोई टाइम मशीन। राइट, बिल्कुल। समय हमेशा आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है ना, एकदम किसी नदी की तरह जिसे रोका नहीं जा सकता। हम्म। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि एक पूरी की पूरी टाइम मशीन किसी भी सामान्य से वाक्य के बिल्कुल आखिरी हिस्से में छुपी होती है? अच्छा, वाक्य के आखिरी हिस्से में? हाँ, मात्र एक या दो शब्दों में। मतलब एक ऐसी मशीन जो सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई घटना कब घटी, बल्कि उस पल के पूरे मनोविज्ञान को खोलकर रख देती है। ये भाषा का शायद सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, व्याकरण को अक्सर लोग बस नियमों का एक उबाऊ पुलिंदा मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो स्कूल वाले रटने वाले नियम। एग्जैक्टली। लेकिन असल में ये एक ऐसा लेंस है जिससे देखने पर समय की अलग अलग परतें उघड़ने लगती हैं। जब कोई भी बात करता है ना, तो उसके वाक्य का अंतिम शब्द सिर्फ टाइम का सूचक नहीं होता। तो फिर वो और क्या बताता है? वो ये तय करता है कि उस घटना के प्रति बोलने वाले का नजरिया क्या था। मतलब उसकी निश्चितता का स्तर क्या था, या क्या वो किसी बात को लेकर पछतावे न है। बहुत गहरी बात है ये। और सच कहूं तो यही आज की इस डीप डाइव चर्चा का मुख्य केंद्र भी है। बिल्कुल। आज हमारे पास स्रोत के रूप में क्या है? आज हमारे पास रघु लर्निंग जोन द्वारा तैयार किए गए 14 बेहद दिलचस्प पोस्टर्स मौजूद हैं। और इन पोस्टर्स का दावा है कि ये हिंदी व्याकरण के काल मतलब टेंसेस की जो भूल भुलैया है ना, उसे बहुत ही तार्किक तरीके से सुलझा सकते हैं। हाँ, और इनका तरीका वो परंपरागत रटंत विद्या से एकदम अलग है। एकदम अलग। ये पोस्टर्स कहते हैं कि सिर्फ क्रिया के अंत को देखकर पूरे समय और परिस्थिति को पहचाना जा सकता है। इसमें कुछ धमाकेदार ट्रिक्स दी गई हैं। आज का हमारा मिशन यही है कि इन नियमों को बस एक टेबल की तरह रटने के बजाय इनके पीछे जो गहरा तर्क छिपा है ना, उसे समझा जाए। सही कहा। बिना सूचनाओं के बोझ तले दबे इस व्याकरणिक गणित को तेजी से डिकोड करना ही हमारा मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा कोई रातों रात बना मनमाना ढांचा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये इंसानी सोच का, हमारे अनुभव का एक बहुत ही व्यवस्थित रिफ्लेक्शन है। रघु लर्निंग जोन के इन पोस्टर्स में जो ट्रिक्स दी गई हैं, वो मानव मस्तिष्क के उसी व्यवस्थित पैटर्न को सामने लाती हैं। मतलब जब हम काल के इन 14 प्रकारों को देखते हैं तो असल में हम समय को महसूस करने के 14 अलग-अलग इंसानी तरीकों को देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर भाषा इंसान की सोच का आईना है तो सबसे पेचीदा हिस्सा तो वो होना चाहिए जो बीत चुका है ना? भूतकाल, जी हाँ। हाँ, स्रोत पर नजर डालने से पता चलता है कि अकेले भूतकाल को 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। 6 हिस्से। मेरा मतलब है जो बीत गया वो तो बीत गया ना, फिर उसे 6 अलग-अलग सांचों में ढालने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं सोच रही थी कि इसे पुरानी तस्वीरों के एक बक्से को छांटने की एनालॉजी से शायद समझा जा सकता है। पुरानी तस्वीरों का बक्सा। ये एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है ना? क्योंकि कुछ तस्वीरें बिल्कुल साफ होती हैं, कुछ के रंग उड़ चुके होते हैं। और कुछ तस्वीरें देखकर लगता है कि अरे, ये तो बस कल की ही बात है। इंसानी याददाश्त भी तो बिल्कुल वैसी ही होती है। भूतकाल सिर्फ एक सपाट, सीधी रेखा नहीं है जिस पर पुरानी घटनाएं टंगी हों। उसमें गहराई होती है। बिल्कुल, गहराई होती है। अगर स्रोत में दिए गए सामान्य भूतकाल को ही देखा जाए तो इसकी ट्रिक बहुत ही सीधी सी है। वो क्या है? क्रिया के अंत में केवल आ, ई, ए की ध्वनि आती है। इसमें कोई था या है नहीं जुड़ता। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे राम ने सेब खाया या सीता ने पुस्तक पढ़ी। बस ये एक ऐसा तथ्य है जिसे बस बयान कर दिया गया। मतलब इसमें समय की कोई गहराई या कोई अतिरिक्त संदर्भ नहीं है? नहीं, ये बस उस बक्से में पड़ी एक साधारण सी तस्वीर है। ठीक है, यानी काम हो गया और बात खत्म। लेकिन हर तस्वीर तो इतनी साधारण नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं। जब हम पूर्ण भूतकाल की तरफ बढ़ते हैं तो तस्वीर के पीछे का संदर्भ बदल जाता है। स्रोत के अनुसार इसकी पहचान के लिए वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या सिर्फ था, थी, थे देखना होता है। जैसे राम ने खाना खाया था। हाँ, या वे मैच जीत चुके थे। यहाँ जो था जुड़ गया है ना, वो उस घटना को वर्तमान से बहुत दूर धकेल देता है। एकदम सही है। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत पुराने एल्बम की बात हो रही है जिस पर धूल जम चुकी है। यहीं पर क्रिया का अंत समय की दूरी तय कर देता है। खाया और खाया था के बीच का वो छोटा सा था इंसान के दिमाग को ये सिग्नल देता है कि इस घटना का आज के समय से आप कोई सीधा लेना देना नहीं है। और इसकी ठीक विपरीत काम करता है अपूर्ण भूतकाल। हाँ, अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया के साथ
रहा, रही, रहे और फिर था, थी, थे जुड़ जाता है। जैसे राम गाना गा रहा था। बिल्कुल। यहाँ वो पुरानी तस्वीर एक ठहरी हुई तस्वीर नहीं रह जाती, बल्कि वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बन जाती है। एग्जैक्टली। सुनने वाले के दिमाग में वो काम उस बीते हुए पल में लगातार चल रहा होता है, वो खत्म नहीं हुआ है। ये सच में एक वीडियो क्लिप की तरह है, लेकिन यहाँ से ना एक बहुत ही गहरी भाषाई और दार्शनिक बहस खड़ी होती है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बताइए। स्रोत में एक प्रकार दिया गया है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। इसकी ट्रिक ये बताई गई है कि क्रिया के अंत में आ, ई, ए के साथ है या है जुड़ा होता है। उदाहरण है, राम ने खाना खाया है या सीता पुस्तक लाई है। राइट। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक उलझन पैदा होती है। अगर किसी वाक्य के अंत में है लगा है तो वो भूतकाल के बक्से में क्या कर रहा है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब उसे तो तकनीकी रूप से वर्तमान काल होना चाहिए ना? क्या ये एक व्याकरणिक गड़बड़ी नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि ये कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि ये समय के प्रति हमारी समझ की सबसे खूबसूरत जटिलता है। वो कैसे? देखिए, आसन्न शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है निकट या करीब। अच्छा। तो जब कोई कहता है राम ने खाना खाया है, तो खाने का काम तो खत्म हो चुका है। हाँ। वो अतीत का हिस्सा बन गया। हाँ, काम तो हो गया। लेकिन उस काम का जो प्रभाव है ना, हाँ। वो वर्तमान में अभी भी पूरी तरह से ताजा है। राम का पेट अभी भी भरा हुआ है। ओ। इसलिए भाषा उस घटना को पूरी तरह से भूतकाल में धकेलने से इनकार कर देती है। वो बीते हुए कल को आज के है के साथ जोड़कर एक पुल बना देती है। ओ वाओ! तो ये उस पोलरॉइड तस्वीर की तरह है जिसे कैमरे से अभी-अभी बाहर निकाला गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी एनालॉजी है। काम तो 1 सेकंड पहले हो चुका है, लेकिन उस तस्वीर के रंग अभी भी हमारी आंखों के सामने उभर ही रहे हैं। उसका एहसास बिल्कुल ताजा है। हाँ, ये वर्तमान और अतीत के बीच की एक धुंधली सी रेखा है। और मजेदार बात यह है कि यही धुंधली रेखा व्याकरण के जानकारों को भी 2 हिस्सों में बांट देती है। अच्छा, वो कैसे? जब हम वर्तमान काल के वर्गीकरण में पूर्ण वर्तमान काल को देखते हैं, तो उसकी ट्रिक भी लगभग यही है। चुका है या है, ई है। उदाहरण भी बिल्कुल समान है। हाँ, जैसे वे मैच जीत चुके हैं। अब कुछ लोग इसे आसन्न भूतकाल के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि काम हो चुका है। और कुछ इसे पूर्ण वर्तमान मानते हैं, क्योंकि स्थिति आज भी बरकरार है। एग्जैक्टली। और रघु लर्निंग जोन ने बहुत ही समझदारी से इन दोनों अवधारणाओं को अपनी ट्रिक्स में जगह दी है। ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। इसका मतलब है कि भाषा गणित के किसी कठोर फॉर्मूले की तरह काम नहीं करती। वो इंसान के नजरिए के हिसाब से ढल जाती है। बिल्कुल ढल जाती है। अच्छा, भूतकाल के बक्से में कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो कभी खींची ही नहीं गई। मेरा इशारा हेतु मद भूतकाल की तरफ है। आहा, हेतु मद नाम थोड़ा भारी भरकम जरूर है। हाँ, लेकिन स्रोत में दी गई ट्रिक इसे बहुत आसान बना देती है। इसमें बस अगर या तो और होता को खोजना है। जैसे अगर वो पढ़ता तो पास होता, या अगर बारिश नहीं होती तो मैच होता। सही। देखिए, इंसान का दिमाग सिर्फ यथार्थ में नहीं जीता, वो परिकल्पनाओं में भी जीता है। ये काल दरअसल भाषा का वो टूल है जो हमारे पछतावे या हमारे काश को एक ढांचा देता है। मतलब ये एक ऐसी वास्तविकता का वर्णन करता है जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आई। बिल्कुल। एक काम दूसरे पर निर्भर था, और चूंकि पहला नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं हो सका। वाओ! और अनिश्चितता का एक और रूप हमें संदिग्ध भूतकाल में भी देखने को मिलता है। हाँ, संदिग्ध भूतकाल। इसकी ट्रिक है क्रिया के अंत में होगा, होगी, होंगे का जुड़ना। जैसे बच्चे फुटबॉल खेले होंगे। यहाँ हम अतीत की किसी घटना के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन पक्का नहीं पता कि वो हुई भी या नहीं। ये बस एक अनुमान है जो बीते हुए समय पर लगाया जा रहा है। तो देखा जाए तो भूतकाल सिर्फ जो बीत गया वो नहीं है। इसमें यथार्थ है, पछतावा है, अनुमान है और एक ऐसा अतीत भी है जो वर्तमान की दहलीज पर खड़ा है। एकदम सही कहा आपने। और जब हम इसी दहलीज को पार करके पूरी तरह से वर्तमान काल में आते हैं ना, तो समय की प्रकृति फिर से बदल जाती है। वर्तमान काल मतलब जो पल अभी चल रहा है। स्रोत इसे 5 अलग-अलग तरीकों से परिभाषित करता है। 5 तरीके? हाँ। यहाँ ये सोचना लाजमी है कि जो पल 1 सेकंड से भी छोटा है, जो बस अभी है, उसकी 5 अलग-अलग परतें कैसे हो सकती हैं। इसे एक लाइव क्रिकेट मैच देखने के एनालॉजी से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? जब हम सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं,
जिसकी ट्रिक है अंत में ता है, ती है, ते है आना, जैसे राम सेब खाता है या सचिन अच्छा खेलता है। तो ये उस पल की बात नहीं है जो अभी तुरंत हो रहा है, ये एक स्थायी सत्य है, एक आदत है। ओह, तो ये क्रिकेट मैच के कमेंटेटर द्वारा किसी खिलाड़ी के पूरे करियर का विश्लेषण करने जैसा है। एग्जैक्टली। और जब वही कमेंटेटर मैदान पर चल रही किसी तुरंत की गतिविधि का वर्णन करता है तो वो अपूर्ण वर्तमान का उपयोग करता है, जिसकी ट्रिक है रहा है, रही है, रहे हैं। हाँ, जैसे गेंदबाज दौड़ रहा है, या स्रोत का उदाहरण ले तो सीता पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ काम बिल्कुल आंखों के सामने घटित हो रहा है और वो अभी अधूरा है। ये वर्तमान का सबसे जीवंत रूप है। बिल्कुल। और पूर्ण वर्तमान की तो हमने अभी बात की ही है, जो आसन्न भूतकाल के साथ एक पुल बनाता है। हाँ, लेकिन वर्तमान काल के जो आखिरी दो प्रकार हैं ना, वो सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगते हैं, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। इन दोनों में ही एक तरह की अनिश्चितता है। हाँ, एक की ट्रिक है ता ती ते प्लस होगा होगी होंगे, जैसे सीता खाना बनाती होगी, और दूसरे की ट्रिक है शायद के साथ हो या हूं, जैसे शायद राम सेब खाता हो। राइट। अब यहाँ एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है, दोनों ही वाक्यों में बोलने वाले को नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है, फिर होगी और हो के बीच का ये छोटा सा अंतर पूरे काल को ही क्यों बदल देता है? देखने में ये अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ी खाई है। कैसे? देखिए, संदिग्ध वर्तमान यानी सीता खाना बनाती होगी, ये एक तार्किक अनुमान पर आधारित होता है। बोलने वाले को शायद सीता की दिनचर्या पता है। अच्छा, तो वो उस दिनचर्या के आधार पर एक एजुकेटेड गेस लगा रहे हैं। बिल्कुल। इसमें संदेह तो है, लेकिन एक तरह का विश्वास भी छिपा है। समझ गए। वहीं दूसरी ओर जब हम संभाव्य वर्तमान की बात करते हैं, शायद राम सेब खाता हो, तो वहां कोई ठोस आधार नहीं होता। वहां सिर्फ एक कोरी संभावना है। हाँ, बस एक गुंजाइश है। यानी संदिग्ध में दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा है, जबकि संभाव्य में दिमाग सिर्फ एक अंधेरे कमरे में तीर चला रहा है। बहुत सही कहा। और भाषा ने हमारे सोचने के इन दो बिल्कुल अलग तरीकों को पकड़ने के लिए सिर्फ एक मात्रा का हेरफेर किया है, होगा से हो। ये सच में बहुत ही सूक्ष्म है। यही कारण है कि स्रोत इन ट्रिक्स पर इतना जोर देता है, क्योंकि जब हम होगा और हो के फर्क को समझ लेते हैं तो हम सामने वाले के दिमाग के भीतर चल रही कश्मकश को पढ़ना सीख रहे होते हैं। वाह! तो भूतकाल के 6 प्रकार हो गए, वर्तमान के 5 प्रकार हो गए। लेकिन जब हम भविष्य की ओर मुड़ते हैं, आने वाले कल की भविष्यवाणियों की ओर, तो स्रोत में केवल 3 ही प्रकार दिखाई देते हैं, 6 से 5 और 5 से सीधे 3। हाँ, सिर्फ 3। ऐसा क्यों? भविष्य के पास अतीत जितनी परतें क्यों नहीं है? जो हुआ ही नहीं, क्या उसे अलग अलग सांचों में नहीं ढाला जा सकता? इस सवाल का जवाब भविष्य की प्रकृति में ही छिपा है। देखिए, भूतकाल की परतें इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास अनुभव हैं, यादें हैं। राइट। वर्तमान की परतें इसलिए हैं क्योंकि हम उसे जी रहे हैं। लेकिन भविष्य एकदम खाली स्लेट है। वो 3 काम क्या है? या तो वो एक दावा कर सकता है, या वो एक उम्मीद जता सकता है, या फिर वो कोई शर्त रख सकता है। और यही 3 काम भविष्यकाल के इन 3 प्रकारों में बट जाते हैं। बिल्कुल। पहला है सामान्य भविष्यकाल। स्रोत के अनुसार इसकी ट्रिक सबसे आसान है, क्रिया के अंत में गा, गी, गे। जैसे राम सेब खाएगा, हाँ, या सीता खाना बनाएगी। ये एक सीधा सा दावा है, एक योजना है आने वाले कल के लिए। हाँ। लेकिन चूंकि भविष्य में कुछ भी पक्का नहीं होता, इसलिए तुरंत बाद संभाव्य भविष्यकाल आ जाता है। यहाँ से वो गा गी गे वाली निश्चितता गायब हो जाती है। एकदम। ट्रिक बन जाती है ए ओ के साथ शायद का प्रयोग। जैसे शायद राम सेब खाए, या शायद कल बारिश हो। हाँ, ये उस खाली स्लेट पर उकेरी गई इंसान की उम्मीद या उसका डर है। इसी नाम का एक प्रकार भूतकाल में भी तो देखा था ना, जो पछतावे से जुड़ा था। जी हाँ, देखा था। लेकिन भविष्य में इसका क्या काम? मुझे लगता है इसे डोमिनो इफेक्ट की एनालॉजी से समझा जा सकता है। डोमिनो इफेक्ट? वो कैसे? जैसे डोमिनोज की एक लंबी लाइन होती है ना, पहला ब्लॉक गिरने पर ही दूसरा गिरेगा, ठीक वैसे ही यहाँ एक काम दूसरे पर टिका होता है। बिल्कुल सही। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि इसमें हेतु यानी कारण और हेतु मद यानी परिणाम दोनों भविष्य के होते हैं। इसकी ट्रिक है यदि या अगर के साथ तो का इस्तेमाल। जैसे
यदि राम सेब खाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। या यदि वे मैच जीतेंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा। ये एक तरह से कार्य और कारण का पूरा गणित है। भविष्य का पूरा ताना बाना इसी पर टिका है। अगर पहली क्रिया नहीं हुई तो दूसरी क्रिया का जन्म ही नहीं होगा। भविष्य की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और रघु लर्निंग जोन के इन पोस्टर्स की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो समय के इस जटिल दर्शन को गा, गी, गे और यदि तो जैसे बहुत ही सरल शब्दों में समेट देते हैं। तो अगर इस पूरी डीप डाइव चर्चा से एक निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि हिंदी व्याकरण में काल या टेंसेस कोई हवा में बनाए गए यादृच्छिक नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक लॉजिकल सिस्टम है। वाक्य के अंत में मौजूद एक शब्द, चाहे वो ता है हो, चुका था हो या खाएगा हो, वो अपने आप में पूरे समय और वक्ता की मानसिकता का इतिहास समेट